अब तक ईरा ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा। वो सोते हुए बहुत प्यारा और मासूम लग रहा था। ईरा ने उसके बालों में हाथ डाला और धीरे धीरे सहलाते हुए गुनगुनाने लगी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में। उद्धरण चिन्ह। अधिराज के होठों पर नींद में ही मुस्कुराहट आ गई थी। अब आगे। कुछ देर बाद वेदांत घर वापस आ रहा था। वह ज्योति को उसके घर छोड़ चुका था। तभी उसके रास्ते में एक गाड़ी आकर रुकी, तो वेदांत ने भी गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और आंखें छोटी किए सामने देखने लगा। गाड़ी में मोंटी बैठा हुआ था। वेदांत को कुछ सही नहीं लग रहा था। मोंटी और कटार उसके और अधिराज के खिलाफ थे और वो उसके साथ कुछ भी गलत करने के इरादे से उसे रोक सकता था। वेदांत गाड़ी को पीछे लेने लगा तो पाया कि पीछे भी एक गाड़ी आकर रुक गई थी। उसने जल्दी से अधिराज को कॉल लगा दिया, लेकिन फोन को उसने कान से नहीं लगाया था। बेल जाती रही लेकिन अधिराज फोन नहीं उठा रहा था। वेदांत ने गाड़ी में ही रखी गन को हाथ में पकड़ लिया। तभी मोंटी गाड़ी से नीचे उतरा और उसकी तरफ चला आया। चिल करो बे, गाड़ी क्यों पीछे ले रहे हो, हम तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे। वेदांत ने गहरी सांस ली और बोला, रास्ता क्यों रोका है मेरा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। लो भाई, तुम आकर हमारा रास्ता कांटों से भर दो और हम रोके भी ना। पुलिस की पावर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हो तुम। हमारे हर काम के अंदर दखल दे रहे हो। देखो ना, कल रात को ही हथियारों से भरा ट्रक अपने कब्जे में ले लिया। उससे पहले उस लड़की को लेकर चले गए। अब अगर इतना करोगे तो हम भी तो कुछ करेंगे ना। वेदांत तिरछी नजरों से उसे देखने लगा। फिर बोला, मुझे हाथ लगाने की औकात और हिम्मत दोनों ही नहीं है तुम्हारी। गलत काम करोगे तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। हथियार गैर कानूनी थे और लड़की को ले जाना तो बर्दाश्त से कहीं ज्यादा बाहर। च तुम्हें लगता है तुम ये सब बोलोगे और मैं डर जाऊंगा और मान लूंगा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। पर सच तो ये है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा उछलने दिया जा रहा है। क्योंकि क्या है कि कटार सेठ को खेलने में मजा आ रहा है, वरना अभी तक जिंदा नहीं होती तुम दोनों। वैसे मुझे इन सब के अंदर तुम्हारा कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। देखो ना, लड़की भी वो ले गया है, हीरो भी वही बना हुआ है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो सिर्फ उसकी एक पूंछ की तरह दिखाई दे रहे हो। उसको तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही गांव वालों को तुम्हारे आने से कोई खुशी है। असल में यहाँ पर दो पुलिस वाले नहीं आए हैं, बल्कि एक ही पुलिस वाला आया है और वह तुम्हारा साथी है। तुम तो बस उसके आगे पीछे घूमने वाला और दुम हिलाने वाला कुत्ता बनकर आए हो। पर देखो ना, आगे बढ़कर काम वह कर रहा है, लेकिन हमारी नज़र में बुरे तो तुम भी बन रहे हो। मतलब तुम्हारा कोई रोल नहीं दिख रहा है हमारे काम को बिगाड़ने में, लेकिन हमारे निशाने पर तुम आ चुके हो। कुल मिलाकर तुम्हारी जान पर खतरा है। हमारे आदमी तुम्हें कहीं भी, गली मोहल्ले या चौक पर सारेआम मारकर जा सकते हैं। कोई पूछने वाला या टोकने वाला नहीं होगा। करे वो साथी और भुगतोगे तुम। लड़की के साथ अय्यशी करेगा वो और हाथ मलोगे तुम। किया कराया कुछ नहीं, जान गंवाई 16 आने। वेदांत बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। मोंटी हंसा और बोला, डरो नहीं, अभी नहीं मार रहा हूँ तुम्हें, लेकिन बता रहा हूँ कि जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। वैसे आज से पहले यहाँ जितने भी लोग आए, उन्हें हमने अपनी जेब के अंदर कर ही दिया था, और सच कहूँ तो सबकी चांदी ही चांदी हो गई थी। अब तुम्हें अपने लिए क्या करना है वो तुम सोचो। जान प्यारी नहीं है या पैसा प्यारा नहीं है। चलो रे, बोलकर वह जाकर गाड़ी में बैठ गया और उसके साथ ही बाकी की गाड़ियां भी वहां से निकल गई। वेदांत भी गाड़ी लेकर घर चला आया। घर में आया तो देखा कि अधिराज ईरा की गोद में सिर रखकर सोया हुआ था। ईरा भी उसके बालों में हाथ डाले सोफे पर ही पीछे की तरफ सो चुकी थी। वेदांत बिना कुछ कहे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद अधिराज ने अपनी आंखें मली और आंखें खोलकर देखने लगा। उसने ईरा को पकड़ा हुआ था और उसके पेट के पास गोद में ही सिर रखा हुआ था।
उसने अपना सिर पकड़ा और झट से उससे अलग हो गया। उसके अलग होते ही ईरा की आंखें भी खुल गई। अधिराज को जागता पाकर वो जल्दी से वहां से खड़ी हो गई। अधिराज सिर पर हाथ रखे उसे देखने लगा। ईरा को घबराहट हो रही थी। उसने थूक का घूंट निगला और बोली, क्षमा कीजिएगा, हम कुछ गलत करने नहीं आए थे। आपने कहा था इसलिए बैठ गए थे। अब हम चलते हैं। बोलते हुए वो जल्दी से कमरे के अंदर भाग गई। अधिराज ने कुछ याद किया और बोला, इस बार तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, फिर ऐसे डरकर क्यों भाग गई। बोलते हुए वो अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और रसोई की तरफ निकल गया। वेदांत भी रसोई में आया और अधिराज को देखने लगा। वो ग्लास में नींबू निचोड़ रहा था। वेदांत बोला, एक ग्लास पानी देना राज। ले ले वेद, यही तो खड़ा है तू भी तो दे सकता है। अधिराज ने पानी का ग्लास भरा और उसकी तरफ पकड़ाकर फिर से नींबू निचोड़ने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद हो रही थी। वेदांत बोला, क्या कर रहा था तू घर में आज? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पता नहीं। बोलते हुए उसने नींबू पानी का गिलास होठों से लगाया और एक ही सांस में गटक गया। पता कैसे नहीं? तुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? उद्धरण चिन्ह। मुझे ही पता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं सो गया था। कहाँ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहाँ सोता हूँ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आजकल सोता तो सोफे पर है, लेकिन आज शायद कहीं और सो रहा था। उद्धरण चिन्ह। क्या बोले जा रहा है वेद? और कहाँ सोऊंगा मैं? सोफे पर ही तो सो रहा था। अभी वहीं से उठकर आ रहा हूँ। हाँ, आज सोफे पर सोने में वह बात नहीं दिख रही थी। मुझे तेरा अतीत अच्छे से पता है, पर आज मैंने जो देखा उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या कहूँ। मुझे तो लगा था कि हम उस लड़की की मदद करने के लिए उसको यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन आज तो कुछ अलग ही चल रहा था। तो उसकी गोद में सिर रखकर, उसकी कमर से पकड़कर सो रहा था। क्या तू उसको इसलिए लेकर आया है? मतलब तुझे अब उससे जरूरत पूरी करनी है क्या? घर छोड़कर इसलिए आया है कि यहाँ किसी और से जरूरत पूरी हो सके? उद्धरण चिन्ह। शट अप वेद। अधिराज गुस्से से उसके ऊपर चिल्ला दिया। वो अभी भी नशे में था और लड़खड़ा रहा था। ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? छोटी सी बच्ची है वो। तूने कहा था ना तुझे वो 18 साल की लगती है, वो असल में भी 18 साल की ही है। और तुझे लगता है कि मैं यहाँ उसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लाया हूँ? तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? पागल हो गया है क्या? उसके बुरे हालात देखकर और उसको मुसीबत में देखकर मैं उसको सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। इससे ज्यादा मेरे मन में उसके लिए कोई गलत इरादा या भावना नहीं है। जिस तरह के लोगों से उसको बचा रहा हूँ उसी तरह का इंसान मैं भी बन गया तो क्या फायदा बचाने का? जैसा तू होश में रहकर बोल रहा है ना वेद, वैसा मैं नशे में भी नहीं सोच सकता। पता नहीं कौन सी गंदी सोच लेकर मुंह खोल रहा है आज। बोलकर अधिराज जाने लगा तो वेदांत बोला, अगर मैं गंदा ही बोल रहा हूँ तो तू उसकी गोद में सिर रखकर क्या कर रहा था? क्या वो गंदा नहीं था? उसको देखकर मैं क्या समझूं? घर में अकेले तुम दोनों ऐसे रहोगे तो वो देखकर यही तो लगेगा ना। अधिराज रुका और बोला, मेरा सिर दर्द हो रहा था और मैंने ड्रिंक कर रखा था। उस हालत में मुझे नहीं समझ आया मैंने क्या किया। बस इतना जानता हूँ कि अपने सिर में हो रहे दर्द से राहत पाने के लिए मैंने उसका सिर्फ दबाने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। इससे ज्यादा हम दोनों के बीच और कुछ नहीं चल रहा है। गॉट इट? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तू शर्टलेस है अधिराज, और उसे वक्त भी तू ऐसा ही था। मैं शर्ट उतार कर लेटा था। शर्ट नहीं पहनी है इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कुछ गलत किया है। बोलने से पहले सोच लिया कर। बोलकर वो बाहर निकल गया। वेदांत वहीं कुछ सोचता रह गया। अधिराज सीधा कॉमन बाथरूम में गया और अपने चेहरे पर पानी मारने लगा। चेहरे पर पानी लगने से उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी ज्यादा खुलने लगी थीं। पानी के छींटे मारते हुए उसने अपने आप को भी भीगा लिया था। वो तेज कदमों से अपने कमरे के अंदर गया और अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम के अंदर चला गया। ईरा खिड़की के पास खड़ी उसे देखती रही। अधिराज ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था।
हमसे नाराज हैं क्या? बोलते हुए उसका चेहरा उतर गया था। उसने अपने हाथ में पकड़ी पायल को देखा। उसके पास पायल का एक जोड़ा था, जिसमें से अब उसके पास एक ही पायल रह गई थी, दूसरी वो कहीं गिर चुकी थी। दादी माँ, हम बहुत अकेले हो गए हैं। आपकी दी आखिरी निशानी में से भी एक हमने खो दी है। जी बहुत भारी हो रहा है, हम नहीं जी सकते ऐसे। बोलते हुए उसने पायल को मुट्ठी में भरा और सीने से लगा लिया। भाग समाप्त।